ये तो ट्रेलर है। अभी आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। रोशन करके किस्मत वो सूरज की तरह चमकते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। जो संगठन को साधने में माहिर है। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हैं? जिसके सियासी दांव पेच अचूक हैं, जिसकी रणनीति कभी फेल नहीं होती। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग। जिसके नाम दर्ज है 370 से लेकर अंग्रेजी कानून तक से आजादी दिलाने का कीर्तिमान, उस शख्सियत को कहते हैं अमित शाह। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। कोई उन्हें सियासत का चाणक्य कहता है, कोई सियासत का जादूगर कहता है, तो किसी की नजर में वो सरकार के शाह हैं। लेकिन अमित शाह क्या हैं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही समझते हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। बीजेपी आज जहां भी है, जितनी भी मजबूत है, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे बड़ा रोल इसी चेहरे का है। तभी तो इन्हें मोदी गवर्नमेंट का ट्रबल शूटर कहा जाता है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? 1987 से बीजेपी के साथ सियासत शुरू करने वाले अमित शाह कैसे जमीन से सियासत के शिखर तक पहुंचे, कैसे मोदी से उनकी मुलाकात हुई, कैसे शाह आज सियासत के चाणक्य बन गए, पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दिखाएंगे संघर्ष से सरकार तक का पूरा सफर आज के व्यक्ति विशेष में। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। अमित शाह का मैनेजमेंट पावर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हर वक्त ऊर्जा से लबरेज रहने वाले अमित शाह ने तमाम ऐसे फैसले लिए जिनकी बदौलत सरकार की जमकर सराहना हुई और पार्टी को भी खूब फायदा हुआ। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी सबसे हिट जोड़ियों में शुमार है। जहां तक अमित शाह की बात है तो वो बीजेपी के चाणक्य है और इसमें कोई शक नहीं। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। 30 मई 2019 की शाम, इधर दिन का सूरज अस्त हो रहा था, उधर भारत की केंद्रीय सियासत में एक नए नेता का उदय हो रहा था। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी वो तारीख जब सरकार के शाह यानी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने गृह मंत्री पद की शपथ ली
और यहीं से शुरू हुई भारत में परिवर्तन की नई कहानी। गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल है। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। आज के व्यक्ति विशेष में अमित शाह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। चाहे अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से आजादी दिलाने की बात हो। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूर परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय देगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। न्यू इंडिया में अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म होने वाले हैं। मोदी राज में अब गुलामी की निशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब तक जो कोई नहीं कर पाया अमित शाह ने वो कर दिखाया और लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू है। राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। इन 3 विधेयक में एक है इंडियन पेनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। बिल के मुताबिक नए कानूनों के तहत कुल 313 बदलाव किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म में मौत की सजा का प्रावधान, 7 साल की सजा में फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी, राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा, संपत्ति कुर्क करने का आदेश सिर्फ कोर्ट देगा, 2027 से पहले सभी कोर्ट को कंप्यूटराइज किया जाएगा, गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत जानकारी दी जाएगी। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने पहले जम्मू कश्मीर से 370 हटाने की हिम्मत दिखाई, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के जमाने के कानून से आजादी दिलाई। इतना ही नहीं, शाह ने तमाम ऐसे फैसले लिए जो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे। देश के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि भले ही अंग्रेजों के जमाने में बना हो, लेकिन राजद्रोह जैसा कानून रहना चाहिए। लेकिन सरकार ने वो हिम्मत दिखाई क्योंकि वो लीगेसी कानून था। ब्रिटिशर्स अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए राजद्रोह जैसा कानून अपने पास बचाए हुए थे। और बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल तक हम इस तरह के कानूनों को ढो रहे थे। अगर इस सरकार ने वो काम किया है और बदला है उसको, तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। बतौर देश के गृह मंत्री उन्होंने नशे के सौदागरों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। बीते दिनों एक आंकड़े का जिक्र करते हुए अमित शाह ने खुद बताया था कि देश के कई इलाकों में 12,035 करोड़ रुपए की 9,298 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। यही नहीं, अमित शाह के नेतृत्व में बीते 9 सालों की बात करें तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई में तेजी आई है। ड्रग से जुड़े मामलों को दर्ज करने में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। अगर एक व्यक्ति नशा करते हुए पकड़ा जाता है या तो एक सप्लायर छोटी सी पुड़िया के साथ पकड़ा जाता है, तो हमारे लिए वो एक केस नहीं हो सकता। वो ड्रग देश में कहां से आया, वहां तक के पूरे तंत्र के पीछे इन्वेस्टिगेशन करना है। ये जो क्राइम है वो गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करने से हमें सफलता नहीं देगा, उसके नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन करने के। तो एक छोटी सी पुड़िया ले जाने वाला आदमी भी अगर पकड़ा जाता है तो ड्रग कहां से आई वहां तक का इन्वेस्टिगेशन करना, और बॉर्डर पर या बंदरगाह पर कोई ड्रग पकड़ जाता है तो वो कौन सी पान की दुकान तक जाना था, इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम
इन्वेस्टिगेशन अप्रोच से ही हम सफल हो सकते हैं। शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना मैनेजमेंट और आत्मशक्ति है। ऊर्जा से हर पल लवरेज रहने वाले शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए जिनकी बदौलत बीजेपी नई बुलंदियों तक पहुंची। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले कोर ग्रुप को सक्रिय किया, फिर खुद ही मिशन मोड में प्रवास शुरू किए। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं, जबकि दूसरी तरफ नियमित कार्यकारिणी की बैठकें शुरू की। लोकल स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिला कार्यालय निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, बीजेपी मुख्यालय पर नया और आधुनिक कार्यालय की सौगात दी, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को हाईटेक बनाने के लिए प्रशिक्षण महाअभियान चलाए। ऐसी तमाम गतिविधियों को अमित शाह की अगुवाई में अंजाम दिया गया, जिनकी मदद से आज बीजेपी बुलंदियों पर है। अमित शाह बीजेपी के लिए चाणक्य हैं, तो पीएम मोदी के लिए सारथी। दोनों की जोड़ी भारतीय सियासत की सबसे हिट जोड़ियों में शुमार है। यानी जहां मोदी हैं, वहां शाह, और जहां शाह हैं, वहां मोदी। आगे हम अमित शाह के सियासी संघर्ष को समझेंगे, साथ ही बात होगी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ। कुशल पॉलिटिकल मैनेजर, मास्टर स्ट्रोक में माहिर, बीजेपी के चाणक्य, बेजोड़ रणनीतिकार, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद। वैसे तो आज की राजनीति में अमित शाह नाम ही काफी है, क्योंकि उनका अंदाज ही उनकी पहचान बन चुका है। एक नहीं कई बार उन्होंने साबित किया कि उनकी रणनीति के आगे पूरा विपक्ष कहीं पर नहीं टिकता है। बीते मॉनसून सत्र में इसका ट्रेलर भी हमने देखा है। एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अमित शाह को खास बनाता है उनका मैनेजमेंट स्टाइल। चाहे चुनाव मैनेज करना हो, चाहे पार्टी मैनेज करनी हो, चाहे फ्लोर मैनेज करना हो, मोदी के साथ अमित शाह हैं तो मुमकिन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चंद दिन पहले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दिखा, जब अकेले शाह ने विपक्ष की हर रणनीति फेल कर दी और अल्पमत में होने के बाद भी राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास करा लिया। 2015 में यहाँ स्थिति बदली और यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। ये शाह के मैनेजमेंट का ही कमाल है कि राज्यसभा में अल्पमत के बावजूद बीजेपी ने दिल्ली सेवा बिल 7 अगस्त को पास करा लिया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े और शाह ने साबित कर दिया कि उनकी रणनीति के आगे समूचा विपक्ष कहीं नहीं टिकता। मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? पीएम मोदी की नजर में अमित शाह की कितनी अहमियत है इसी बात से समझ सकते हैं कि जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और पीएम मोदी ने सदन में हुंकार भरी, तो जितनी बार विपक्ष पर उनका वार हुआ, करीब उतनी ही बार वो अमित भाई कहकर शाह को याद करते रहे। अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने
उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। पीएम मोदी ने करीब 8 से 10 बार संबोधन के दौरान अमित शाह का नाम लिया, तो इसकी बड़ी वजह शाह की वो दमदार स्पीच भी है जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने दी। जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है, और जनता में भी विश्वास है। मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। अमित शाह सिर्फ सरकार के संकट मोचक नहीं है, बल्कि पार्टी को भी हमेशा संकट से बचाते रहे हैं। जब अमित शाह अध्यक्ष थे तब देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी। देश की लगभग 70% आबादी पर बीजेपी शासन चल रहा था। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी के बैनर तले 1992 में गठित एनडीए को भी नई मजबूती दी, यानी शाह ने सहयोगियों को जोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यूपी में अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर को बीजेपी के साथ जोड़कर नई मजबूती प्रदान की, तो बिहार में भी उन्होंने जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस जैसे सहयोगियों को एनडीए से जोड़ा। मोदी के इशारे पर अमित शाह मिशन को अंजाम देने में जुटे तो आज देश भर में 38 सहयोगी दल एनडीए के साथ खड़े हैं। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। येन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं, और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो विचारधारा, कार्यकर्ता और कार्यालय के प्रति समर्पित नेता है। ऐसा उनके व्यक्तित्व में झलकता भी है, और अमित शाह की इन्हीं विचारों ने आज भारत की सियासत में उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों को साकार करने के लिए बनी थी, जिसका सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल जी ने देखा था, उसे पूरा करने का काम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने किया। मोदी मजी के साथ शाह के मैनेजमेंट पावर ने पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया। अमित शाह के मैनेजमेंट और रणनीति के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर हम बीते दोनों लोकसभा चुनाव को देख सकते हैं। 165 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी है। अटल जी ने जो सपना देखा था उसे मोदी और शाह की जोड़ी ने पूरा कर दिखाया। बीजेपी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। पहला मोदी का मैजिक और दूसरा शाह का मैनेजमेंट। मोदी और शाह एक परफेक्ट टीम है। दोनों का तारतम्य जबरदस्त है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का
जैसे संगीत में जुगलबंदी होती है, जिसके न होने से सुर, लय और ताल सब बिगड़ जाता है, वैसे ही भारतीय सियासत में मोदी शाह की जोड़ी है। मोदी बीजेपी का चेहरा है, पहचान है और बीजेपी का परचम है, तो अमित शाह प्रखर रणनीतिज्ञ और कुशल सेनापति हैं, जो राजनीतिक गठबंधन बनाते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं, स्थानीय स्तर तक की योजनाएं बनाते हैं और जिनकी पैनी निगाह छोटी से छोटी डिटेल पर भी जाती है। पार्टी में रणनीतिकार के रूप में अमित शाह जबरदस्त काम करते हैं। उन्होंने हर जिले में पार्टी के स्वामित्व आने वाली जमीन पर दफ्तर खोलने का अभियान छेड़ा है और वो पार्टी के साथ जमीनी रूप से जुड़े रहते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय नेताओं को काफी तवज्जो देते हैं। इसी मंत्र के साथ मतदान के वक्त ये जो मंत्र है, ये बीजेपी में जान फूंक देता है। अमित शाह के वर्क स्टाइल को इस बात से समझा जा सकता है कि वो यात्राओं के दौरान होटल की बजाय किसी कार्यकर्ता या फिर सर्किट हाउस में ठहरना पसंद करते हैं। इससे दो लक्ष्य हासिल होते हैं, पार्टी का पैसा बचता है और संगठन मजबूत होता है। यहां से चुन चुन कर आतंकवादियों का मूल उखाड़ कर फेंकना है। ऐसी आवाज चलेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह विचारधारा, कार्यकर्ता और कार्यालय के प्रति पूरा समर्पण रखते हैं। अमित शाह की सफलता में भी उनकी इसी सोच का कमाल है। मोदी और शाह के मुलाकात की भी गजब कहानी है। तब कोई नहीं जानता था दो सामान्य से कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी एक दिन भारतीय राजनीति के शिखर पर होगी। अमित शाह शुरुआती दिनों में ही आरएसएस से जुड़ गए थे और नियमित शाखा जाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने मेंटर यानी नरेंद्र मोदी से हुई। अमित शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे से भी संगठन के गुण सीखे। साथ ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में अमित शाह ने बतौर बूथ वर्कर भी काम किया। कहा जाता है कि बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं को रजिस्टर करने का काम भी शाह ने ही शुरू किया था। पिछले 20 सालों से 20-21 सालों से देख सकते हैं आप, गुजरात का मामला हो चाहे वो मामला देश का हो, 10 सालों से लगभग 9.5 साल थे केंद्र में और उसके पहले राज्य में उनको जब चयन किया गया उनका विधायक के तौर पर 25 साल पहले लगभग, और फिर उसके बाद वो मंत्री भी बन गए। मेरे ख्याल से यंगेस्ट मंत्रियों में से एक रहे होंगे और उन्होंने वो भी होम मिनिस्टर के तौर पर, क्योंकि होम गृह मंत्री के तौर पर भी गुजरात में जब थे तो गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्य मंत्री के तौर पर वो गृह मंत्री के तरीके से काम किया और वही काम अब देश के लिए कर रहे हैं। अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका माइक्रो मैनेजमेंट है। शाह के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते हैं। चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट करने के मामले में अमित शाह का अभी तक कोई सानी नहीं है। बूथ इंचार्ज, पन्ना प्रमुख जैसे विचार अमित शाह की ही देन है, जिसने बीजेपी की जमीनी स्तर पर पकड़ बनाई और पार्टी बीते कई सालों से अन्य राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले कहीं आगे दिखाई देती है। अमित शाह विचारधारा के प्रति खासे समर्पित रहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने 370 पर अपने पार्टी के वादे को पूरा किया, फिर वक्त आने पर अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से भी आजादी दिलाई। काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रह। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे
और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा, 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाएगी। 22 अक्टूबर 1964 को जन्मे अमित शाह राजनीति में सफलता की सीढ़ियां अपने रणनीतिक कौशल के दम पर ही चढ़े हैं। यही वजह है कि अमित शाह आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। अमित शाह ने 1987 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साल 1997 में अमित शाह अहमदाबाद की सरखेज विधानसभा से उपचुनाव जीतकर गुजरात विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो 1998, 2002 और 2007 में भी इसी सीट से चुनाव जीते। साल 2012 में अमित शाह नारनपुरा सीट से विधानसभा चुनाव जीते। अमित शाह की रणनीति और मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है 2014 का लोकसभा चुनाव। जब उन्हें यूपी में जिम्मेदारी मिली तो बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और इस जीत के बाद अमित शाह को काफी लोकप्रियता मिली और उन्हें चाणक्य का तमगा मिल गया। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2019 में अमित शाह देश के केंद्रीय मंत्री बने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक तमाम बड़े फैसले लिए, चाहे मैनेजमेंट के लेवल पर हो या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। जिधर भी अमित शाह ने नजर डाली, कामयाबी की कहानी लिखती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चल इसके साथ ही व्यक्ति विशेष में इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।